अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हरफिरास में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा सलमान और हमारे साथ मौजूद हैं औरिया मकबूल जान साहब। 3 खबरें हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। सबसे पहले तो ये खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती शख्सियात की जानिब से तहकीकात में मुबैना मुदाखलत पर अस्कुत नोटिस ले लिया है। अब देखना ये इसके बाद क्या होने जा रहा है, इस पर हमने बात करनी है। और दूसरी ये खबर है कि हुकूमत में आते ही सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स को नवाज दिया गया है और ब्यूरोक्रेट्स की 22वें ग्रेड में प्रमोशन का सिलसिला भी जारी है, इस पर हमने बात करनी है। और तीसरी ये खबर कि मईशत बदहाली का शिकार है, डॉलर की उड़ान का सिलसिला भी जारी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से आज बड़ा अहम कदम और एक बहुत बेहतरीन इकदाम सामने आया है कि लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी लगा दी गई है। इस पर हमने बात करनी है। तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की जानिब। और ये सब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती शख्सियात की जानिब से जो तहकीकात में मुबैना मुदाखलत की जा रही है उस पर अस्कुत नोटिस ले लिया है। तो इसके बाद अब क्या होने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान में जो जब से पाकिस्तान बना है, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में आज तक तहकीकात तो हुई हैं, लेकिन तहकीकात कभी सरे नहीं चढ़ी। सबसे पहला जो रिपोर्ट थी ये 1956 में कायम हुई थी, फिर उसके बाद 1958 में दोबारा रिवाइव की गई थी। डेट इज कॉल्ड जस्टिस कॉर्नेलियस रिपोर्ट। जस्टिस कॉर्नेलियस रिपोर्ट जो है 1958 में, उसमें उनके एक वो थे, एक जस्टिस उस्म कियानी थे और उनके साथ एक जी मोइनुद्दीन थे जो कि उसके साथ शरीक थे। इन तीनों ने रिपोर्ट के अंदर जो पहला फिक्रा था वो गॉन आर द डेज व्हेन द सिविल सर्विस ऑफिसर्स वर नॉट करप्ट। कौन है, यानी आप 58, और उन्होंने मिसालें दी हैं कि 3 एंटी करप्शन की केसेस जो हैं ये सिविल सर्विस के अफसरों के लिए भी कायम हो गए। ये जो प्री एमिनेंस थी एक ज़माने के अंदर, जो 1773 के अंदर सिविल सर्विस बनी थी, कि ये जो डिप्टी कमिश्नर हैं ये बड़े ईमानदार लोग होते हैं, ये कभी करप्शन नहीं करते। क्योंकि गोरे ने ये किया था कि डीसी की तनख्वाह 2000 रुपये होती थी, जबकि उस वक्त क्लर्क की तनख्वाह 12 रुपये थी और 1200 रुपये में गाड़ी आ जाती थी। मतलब एक बात भी अपनी तनख्वाह में से 2 गाड़ियाँ खरीद सकता था। इतनी तनख्वाह गोरे ने रखी ताकि कोई बंदा करप्ट ना हो सके। लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को भी शेल्फ कर दिया गया, उस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद अयूब खान ने एक ब्रिगेडियर होते थे, उनके सरबराही में BNR बनाया था, ब्यूरो ऑफ नेशनल रिकंस्ट्रक्शन। इसके अंदर भी उन्होंने सारा काम किया लेकिन नहीं हो सका। फिर याह्या खान जब आया है तो याह्या खान ने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ लोगों को पसंद करता था, कुछ लोगों को नहीं करता था, कुछ लोगों के साथ उनके मसाइल थे, तो उसने तकरीबन 303 कहते थे उसको, 303 लोगों को उसने नौकरी से निकाल दिया। उनमें से मेजॉरिटी अक्सर ईमानदार थे, बल्कि अक्सर कहते थे कि सिविल सर्विस के जो ऑफिसर थे इनको बुनियादी तौर पर इसलिए नहीं निकाला गया कि ये कोई बेईमान थे, बल्कि इसलिए निकाला गया कि जिनके अंदर गुरूर, तकब्बर, गुस्सा और अकड़फूनी बहुत थी और ये बाकी लोग मानते नहीं थे। और ये पुराना चला था, सिविल सर्विस ऑफिसर और मिलिट्री के साथ एक बड़ा क्लैश था। ये जो लाहौर का जिमखाना क्लब है, ये जिना बाग में जहाँ कायद आज़म लाइब्रेरी है इसमें होता था, और पंजाब क्लब जो है ये स्टाफ कॉलेज की जो बिल्डिंग है PC के सामने उसमें होता था। तो अयूब खान ने जब कैप्टन था तो उसने अप्लाई किया कि मुझे मेंबर बनाओ। तो उन्होंने कहा ये तो सिविल अफसरों का है, तुम फौजी तो ऐसे, तुम अपना फौज में रहो, मैस वैस से बैठो। तो जैसे ही वो सदर बना उसने सबसे पहले कहा जिमखाना खाली करो, और साथ उसने कहा ये खाली करो। इस तरह करप्शन के केसेस का असल सूरत शुरू हुई है, वो शुरू हुई है उसने नवाज शरीफ शुरू की जब सैफुर रहमान का उसने बनाया था एहतसाब ब्यूरो। उस एहतसाब ब्यूरो के तहत उसने जरदारी के खिलाफ केस निकाले, उसकी दुश्मनी के हिसाब से अपने पर्सनल लेवल पे। फिर वो केस चलते 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 हालत ये हुई थी कि फिर बेनज़ीर ने इनके खिलाफ निकाले, इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ निकाले, एक का था सरे पहला। लेकिन नवाज शरीफ के केसेस का इतना मसला ना बना क्योंकि पीपल्स पार्टी में इंतकामी सूरत हाल बहुत कम है। लेकिन जरदारी के केस, सरे महल और उसके पास वो नेकलेस वाला केस, फिर वो टेक्ना रेफरेंस, ये सारे चलते रहे। और उसमें जो सिविल सर्विस के ऑफिसर थे, जिनमें मुझे याद अच्छे से, आप कोरोना में फौत हो गए थे, वो उसके अंदर थे, अपना बहुत अहम रुकन थे। फिर इसके साथ और बहुत सारे लोग ऐसे जो इसके साथ थे, जिनको बेनज़ीर ने आके उनको मुकम्मल तौर पे जिसे कहते हैं खुले लाइन लगा दिया, पोस्ट प्रमोशंस नहीं दी, सारा कुछ किया। ये एक प्रेशर होता था इन लोगों के ऊपर। इसी तरह मुशर्रफ जब आया तो उसने जनरल अमजद को लगाया। जनरल अमजद के ज़माने में भी केसेस निकले, और आप सोचें कि उसको 1-1.5 साल के बाद उनकी फ़ाइलें बनी, और फाइलें बनने के बाद फाइलें दबा दी गई और कहा गया कि अगर तुम हमारे साथ आते हो तो तुम्हारी फ़ाइल बंद। मैं ज़ाती तौर पे कई केसेस का विटनेस हूँ कि जिन्होंने जिसमें उन्होंने केसेस बंद किए थे और वो लोग MNA बने, फिर उसका वज़ीर भी बने, फिर सब कुछ। मुशर्रफ के केसेस से लेके अब तक एक तरीके कार अख्तियार किया गया था। एक हुकूमत आती थी, वो केस बनाती थी,
दूसरी हुकूमत आती थी, जिस बंदे ने केस का काम किया होता था उसको रोक देती थी और तुमने हमारे खिलाफ काम क्यों किया। बल्कि अब तो ज़माना ये आ गया था कि बाकायदा अदालतों के अंदर थ्रेट करना शुरू हो गया था। ये जो डॉक्टर रिजवान है, ये बरखुदार हमारे साथ यहाँ पर होता था। मैं जब यहाँ पर कोई पंजाब में आया था तो इसके बाद उस वक्त में एसपी सिटी था, अच्छा नेक अच्छा आदमी, ये उन लोगों में से था। इसका एक सबसे बड़ा काम था कि एक असलम मढ़ियाना होता था सरगोजे का, उसने एक टीचर के पाँव में गोलियां मारी थी। वो एमपी होता था टांगों में, क्योंकि टीचर ने गया था कि आईजी के सामने उसकी शिकायत कर दी थी। आईजी ने कहा कि चोर डाकू रस्सागीर जो है नहीं पकड़े जाते, मसला क्या है। लोग कह, उसने कहा साथ तुम्हारे जो एमपी बैठे इसके घर में 5 चोर बैठे हुए, जाओ जाके पकड़ो। तो उसने कहा तुम्हें मेरी शिकायत थी, उसने पाँव में अब वो बड़ी, इस बंदे ने जाके मढ़ियाना को गिरफ्तार किया था। इतना जरूरतमंद अफसर था, बहुत जरूरतमंद अफसर था। इसको जब ये आखिरी दिनों में मुझे मिला है, जो कि इसने शहबाज शरीफ की सारी इंक्वायरी की थी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की, और मनी लॉन्ड्रिंग केस बहुत मुश्किल था उसको निकालना। उसकी वजह यह है कि आप कम से कम 2-2.5 लाख अकाउंट देखते हैं किसमें क्या। तो ये मसूद क्या है, पटवारी क्या ना है, वो जो है ना, वो जो मशहूर है वो इसका मसूद चपरासी है। हाँ, मसूद चपरासी जितने जितने लोग थे बड़ी मुश्किल से निकले थे। अब इसने चालान भी पेश कर दिया हुआ था अदालत के अंदर, और इसकी गवाही थी बुनियादी के चालान कैसे पेश किए। आते ही इस बंदे ने एकदम छुट्टी ले ली कि मैं मेरे पे प्रेशर पड़े, लेकिन सिर्फ प्रेशर पड़ना शुरू हुआ और इसको बहुत ज़्यादा धमकाना और ये करना, ये देख लेंगे कहाँ तुम जाओगे, ये हार्ट का मरीज़ था, दिल का। तो मुझे एक शादी से ज़्यादा पहले, थोड़ी देर पहले मिला, मैं एक शादी में जा रहा था, उसमें कुछ लोग भी थे, उनका कुछ लोगों से बात करें ताकि कम से कम मुझे प्रेशर ना हो। तो ये सूरत है। दूसरा उन्होंने ये किया कि आते ही FIA के DG को बदल दिया, उसको अब्बासी जो था, क्या नाम है उसका, उसको बदल दिया, और फिर उसके साथ साथ उसको भी बदल दिया, नया प्रोसिक्यूटर। और DG FIA ने तीसरे कहा कि तुमने शहबाज शरीफ के केस में पेश ही नहीं होना। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया है। एक जज थे जस्टिस मज़हर अली नकवी, ये वो थे शहबाज शरीफ की ज़मानत की किस्से पीले सुनते थे, उनके सामने सारा रिकॉर्ड मौजूद था, उन्होंने सब कुछ देखा हुआ था, उनको पता था कहाँ कहाँ गंद हुआ है, उनको पता था ये क्या करना चाहते हैं, उन्होंने बाकी चीज़ें भी देखी हुई। उन्होंने एक दरख्वास्त दी है अदालत को, जज ने खुद दरख्वास्त दी अदालत को कि ये गंद हो रहा है, इसको रोकें, प्रोसिक्यूशन ख़राब हो रही है। उस पर चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो नोटिस लिया और 5 जजों का बेंच, लार्जर बेंच बनाया। तो तकर्रुर तबादले अब रुक जाएंगे, अब नहीं होंगे? नहीं, तकर्रुर तबादले हाँ उन्होंने रोक दिए हैं, उन्होंने फौरी तौर पर रोक दिया। उन्होंने कहा मजीद, अच्छा उन्होंने कहा कि मजीद आप कुछ नहीं करेंगे, एक उसके अंदर ये इनको तो जो हो गए हैं सर तकर्रुर तबादले, अब वो वापस भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट वापस भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को 3 कवानीन के हिसाब से मुकम्मल इख्तियार है। जो 184(3) है वो कहता है कि 2 वजह से सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त नोटिस ले सकते हैं। नंबर 1, मैटर पर्टेनिंग टू द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, कोई ऐसा इंसानी हक मुअत्तल हो रहा हो तो फ़ौरन तौर पर, मतलब इंसानी हक यह है कि किसी का पानी रोक दिया गया, इंसानी हक यह है कि एक आदमी की ज़िंदगी का मसला बन गया, इंसानी हक यह है कि आपने दवाइयाँ जो हैं लाइफ सेविंग ड्रग मंगाने से रोक ली, इंसानी हक यह है कि आपको वोट देने से रोक दिया गया। ये बहुत सारे हकूक़ हैं जो लिखे गए। दूसरा ये है कि आप मैटर इज़ पब्लिक इम्पोर्टेंस, कि जिससे लोगों के लिए इम्पोर्टेंस, लोगों के इम्पोर्टेंस यानी कि ये नहीं कि औरिया मकबूल जान के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंस है, जनरल पब्लिक के लिए। तो ये केस तो कहते हैं क्योंकि करप्शन का केस पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, इसने आगे जाके वोट लेना है, लोगों को वोट देना है, तो इसलिए उन्हें ले। एक तो ये कानून है। दूसरा कानून जो है वो है आर्टिकल 187 आइन का। वो कहता यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी कानून के तहत कोई इख्तियार मौजूद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास किसी किस्म की कोई ऐसा कोई कानून ऐसे जिसमें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उसको जो मुनासिब सज़ा देना चाहती है वो करे, जो मुनासिब एक्शन देना चाहते हैं वो एक्शन और सज़ा कानून बन जाएगा। सज़ा भी दी जा सकती है इसमें, हर चीज़ कर सकती है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट उसको कहते हैं अल्टीमेट जस्टिस। 187 आपको पढ़ देता हूँ, बड़ा कमाल का सेक्शन है। 187 ये है, ये बुनियादी तौर पर ये कहता है कि अल्टीमेट आपने, यानी सुप्रीम कोर्ट, हमारी जितनी भी कोर्ट्स हैं ना, ये कोर्ट ऑफ लॉ है, यानी कानून के मुताबिक ये है कि हम एक कानून बना देते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद आपकी है, मेरे बच्चों की बजाय। ठीक, ये कानून बन गया, अदालत ने इसके मुताबिक फैसला करना है। जस्टिस ये है कि नहीं, मेरे बच्चों की होनी चाहिए। तो कानून अदालत जो भी बनाए, सुप्रीम कोर्ट बनाए फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। तो मुकम्मल जस्टिस एक होता है कि इंसाफ की अदालत, एक होता है कानून की अदालत, दोनों में फ़र्क है। कानून की अदालत यह है कि जो कानून पार्लियामेंट में बना दिया
उसके मुताबिक अदालत ने काम करना है। पाकिस्तान की सारी अदालतें जो हैं वो कानून की अदालतें हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंसाफ की अदालत है, क्योंकि उसके पास सिर्फ अल्लाह ताला है और तो कोई नहीं है। तो अगर कानून नहीं बना या कानून गलत बनाए तो इसके तहत फिर अगला जो है कि जब वो ऑर्डर पास कर देती है तो फिर सेक्शन 190 आता है। ऑल एग्जेक्टिव यानी जितने भी प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द चीफ एग्जेक्टिव होता है प्राइम मिनिस्टर, एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो उसका ऑर्डर जो है वो बाइंडिंग है, वो इंटरफेयर भी कर सकती है फॉर कंप्लीट जस्टिस, वो रोक भी सकती है, वो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस के भी आ सकती है, वो किसी तरह पेंडिंग मैटर्स के भी आ सकती है। ये है मसला असल में। असल मसला ये है कि हाँ, अक्सर औकात होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट पड़ जाती है पॉलिटिकल इश्यूज़ के अंदर। अब ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक क्रिमिनल केस है। मैं अगर एक जगह डिप्टी कमिश्नर हूँ या मैं एक जगह वजीर हूँ और मैं जाके कत्ल कर देता हूँ तो ये एक जुर्म है। मैं एक किसी के घर में चोरी करता हूँ, चोरी करके उसको पैसा कर, ये जुर्म है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो हमजा शहबाज करे या मैं करूँ। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं तकर्रुर तबादले कि उन्होंने गलत केसेस बनाए हैं हम पर, तो उनका बनता है तकर्रुर तबादले करना। पहली बात तो यह है कि हमजा शहबाज सुनाना तो नहीं कहता, बताता ना गलत का सही है। केस गलत सही कौन बताता है? अदालत बताती है। मुझे कोई बंदा कहेगा तो मैं तो यही कहूँगा केस गलत, पुलिस कहेगा हम सही बनाए, अदालत बताएगी कि गलत सही है। राना सनाउल्लाह कौन सा जज आ गया? राना सनाउल्लाह तो यही कहेगा। राना सनाउल्लाह के मैं खूबसूरत हूँ, दूसरा कह रही तुम बदसूरत हो, तो लोग बताएंगे ना राना सनाउल्लाह खूबसूरत है या बदसूरत है। आप अपने आप को कैसे कह सकते हैं हम तक हमारे पर गलत केसेस बनाए हुए हैं? ये तो अदालत बताएगी। बिल्कुल, चलें जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद नोटिस भी ले लिया है और देखते हैं आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फैसले सामने आते हैं। तकर्रुर तबादलों को तो रोक दिया गया है। बढ़ेंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम एक नए इशू पर बात करेंगे कि हुकूमत में आते ही सबसे पहले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको नवाजना शुरू कर दिया गया है। इस मामले पर हमने बात करनी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। हरफिराज में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं खालिद महमूद साहब, साबिक डायरेक्टर जनरल सिविल सर्विसेज अकेडमी, साबिक डायरेक्टर स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी और साबिक चेयरमैन पीसीबी भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और ये सब हमारे साथ मौजूद हैं। बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की जानिब। हुकूमत में आते ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स को नवाजने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी हवाले से ब्यूरोक्रेट्स की 22वें ग्रेड में प्रमोशंस का सिलसिला भी जारी है। और ये सब देखिए, हमने कल थोड़ा सा हिंट किया था, पाकिस्तान एक शदीद किस्म के फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है आपकी, और पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर भी है कि ना आपकी कोई कैबिनेट बन रही है ना कुछ और चीज़ बन रही है। और इस दौरान आप पूरा दिन एक लगाते हैं 22 ग्रेड के 31 लोगों की पोस्ट पे, जो मतलब हम साथ खालिद साहब मौजूद हैं। खालिद साहब बताएं, आप बोर्ड्स में शरीक होते रहे हैं, आप ये बताइएगा कि कितनी लंबी एक्सरसाइज, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज होती है। एक एक बंदे को देखना, एक बंदे का 3 बंदों का पैनल होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर आप मुझे बताइए कि पूरा दिन कल खर्च किया, 31 लोगों को प्रमोट किया, आज किया 16 लोगों को और प्रमोट किया, 47 फेडरल सेक्रेटरी जो हैं वो 22 ग्रेड के आ गए, जिनमें कभी हमने पुलिस का 1-2 सुने होता। अब मैं नहीं कहता हूँ, बाकी ग्रुप्स भी हैं, डीएमजी तौकीर शाह साहब 22 ग्रेड में पहुँच गए हैं, अल्लाह ताला उनको 25 ग्रेड में लेके जाए, और बहुत सारे लोग हैं। तो ये बताइएगा कि ये इस टर्माइल के अंदर इतनी इमरजेंसी क्या थी, पहला काम ये किया। बहुत शुक्रिया औरिया साहब, मुझे आपने कितने हसास मौजू पे गुफ्तगू करने की दावत दी है। गालबन आपका प्रोग्राम ये है कि मैं कुछ खिलाफ बातें करूँ ना अफसरशाही के, तो दोबारा किसी दफ्तर में मुंह दिखाने के काबिल ना रहूँ। तो इसलिए मैं इस ख़तरे को पेश नज़र रखते हुए थोड़ी बहुत गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा और पहले इस सारे मामले का जो मुस्बत पहलू है उस पर बात करूँगा। मुस्बत पहलू ये है कि देखिए, आप कोई चीज़ भी मुल्क में कसीर तादाद में हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो आप लोग कहते हैं कि जी मुल्क जो है इस मामले में खुद कफ़ील हो गया है। अच्छा। तो मुल्क इस मामले में खुद कफ़ील भी हो गया है और इतने ज़्यादा अब ये अफसरान हो गए हैं कि इनको मेरा हाल बरामद करने के बारे में भी श्रीलंका को ज़रूरत है थोड़ी सी, सोचा जा सकता नेपाल है। नेपाल को भेज ठीक कर रहे हैं मेरे ख्याल में। मैं थोड़ा सा माजी में चाहूँगा, आप मुझे इजाज़त दें झांक सकूँ। मैंने बहुत साल पहले मुलाजमत शुरू की थी। मेरा ताल्लुक़ जो है 1968 के बैच से था
और उस वक्त 3 अकेडमियाँ होती थी। एक होती थी सिविल सर्विसेज एकेडमी, कॉमन ट्रेनिंग नहीं होती थी। एक होती थी सिविल सर्विसेज एकेडमी, दूसरी होती थी फाइनेंस सर्विसेज एकेडमी, और तीसरी होती थी पुलिस की एकेडमी। पुलिस की एकेडमी मशरकी पाकिस्तान में थी और पहली 2 जो थी वो लाहौर में थी। मैं आपको शायद एतबार नहीं आएगा, मैं आपको हतमी और वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, तीनों एकेडमियों में कुल तादाद जो नए अफसरान आते थे उनकी तादाद 80 होती थी। सही। और जब दो मगरबी मशरकी 2 मुल्क जी, यूनाइटेड पाकिस्तान था, 2 सूबे थे। ज़ाहिर आज की निस्बत उस वक्त काम भी बहुत ज़्यादा था दोनों सूबों का, तो कुल 80 थे। 35-36 सिविल सर्विसेज एकेडमी में थे, 35-36 फाइनेंस सर्विसेज में थे, और 60-8 पुलिस के लोग होते थे, और मुल्क चलता था, और मेरा ख्याल है बेहतर चलता था। अब इस चीज़ को जहन में रखें, और जो कुछ आजकल सूरत हाल है, मैं जाता रहता हूँ, सिविल सर्विसेज एकेडमी में भी जाता हूँ और अदारों में भी जाता हूँ, उनकी तादाद देख के खौफनाक तादाद, 200 के करीब, 200 औसतन 200 होती। अब मुझे समझ नहीं आती कि मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान पूरा होते हुए अगर आप 80 से चला रहे थे मुल्क, तो आप 200 सवा 200 की मजबूरी क्या है। मजबूरी भी मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 लतीफ़ों की शक्ल में वाक़यात आपको बताऊँगा। किसी वक्त आज से चंद साल पहले ये बहस हो रही थी कि जी कितने बंदे बनाने हैं, कितने बनाने चाहिए, कि तमाम सूबों को कुछ ना कुछ नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तो सारा हिसाब किताब लगा के पूरा हो गया, तो बलूचिस्तान के सूबे से एक सीट चाहिए थी, एक साहब से बड़े अच्छे अफसर थे, उनके लिए जगह नहीं बन रही थी। तो बड़ा एक शानदार फार्मूला सोचा गया और उस पर अमल भी हुआ। एक होती थी उस ज़माने में लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिवीज़न। उन्होंने कहा ये क्या है, 2 चीज़ें हैं, एक लॉ अलहदा है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स अलहदा है। उसकी 2 डिवीज़न बन गई, एक इजाफी पोस्ट क्रिएट हुई, और इस तरह वो एक ये तो इसके साथ खालिद साहब ये हुआ था कि उन्होंने एक बनाया था डिवीजन, O&M डिवीजन, कि ये इनकी तादाद कम की जाए, तो वो कम तो नहीं, O&M डिवीजन और हो गया, डिवीजन और हो गया, और तादाद है। बल्कि मजीद एक लतीफ़ा सुना दूँ, ये इसको लतीफ़ा ही समझा जाए, तो बंदे ज़्यादा थे और डिवीजनें कुछ कम पड़ रही थी। तो बड़ी सोच विचार के बाद किसी अफलातून ने बताया कि भाई वो देखो ना, लाहौर में जो एक मशहूर क्लब है जिमखाना क्लब, उसमें भी तो हमारा ही एक साथी होता है ना हमेशा। ये तो सर ये सुप्रीम कोर्ट में जब मैं केस लेके गया था, जो बड़ा मशहूर केस हुआ था, तो उसमें इन्होंने ये किया था कि पता नहीं किधर किधर से पोस्टें निकाल कर ना 21 लड़की को 20-22 एक बंदे को प्रमोट करना था, एक सदर साहब का दामाद था, उसको प्रमोट वहां तक आना था उन्होंने। तो उन्होंने फिर कहा था अब 2-3 पोस्टें रह गई हैं, एक जिमखाना का सदर रह गया, एक प्रेस अपना इस्लामाबाद क्लब का सदर रह गया है, और एक कोई और इधर उधर का। तो इस तरह वो पूरी कर बात ये है, आप हैरान हो रहे हैं और कुछ मुझे लगता है कि परेशान भी हो रहे हैं कि इतनी ज़्यादा, जबकि मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल सबके सामने है, मुल्क के जो सियासी मसाइल हैं वो सबके सामने है। खालिद साहब, एमरजेंसी में दुख इस बात का है कि इस वक्त क्राइसिस जो होना चाहिए था कि डॉलर की कीमत कैसे कम करनी चाहिए। मीटिंग पूरा दिन इस बात पे सोच विचार होनी चाहिए थी कि सस्ती चीज़ें कैसे मिलनी चाहिए। मीटिंग इस बात पे होनी चाहिए थी कि हमने गैस की बिजली की लोड शेडिंग कैसे खत्म। आपने पूरे 2 दिन पाकिस्तान का, और आपको पता है कि इसके अंदर कितने लोग शामिल होते हैं इस बोर्ड के अंदर, जरा आप खुद ही बता दीजिएगा कि पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पाकिस्तान की बैठी होती है। जी, वो शामिल तो जो होते हैं वो 3, आमतौर पर 3 लोग होते हैं, 4 भी हो सकते हैं। एक तो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है मुल्क का, अगर सदर ममलिकत हो और उसके पास इख्तियार हो तो फिर वो होते हैं, आजकल वज़ीर आज़म होंगे, उनके साथ सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट होता है, उनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन को भी कई दफ़ा शामिल किया जाता है। लेकिन इनके लिए जो काम होना होता है, तैयारी होनी होती है ना, हर केस की फ़ाइलें बनती हैं, फ़ाइलें सबके सामने रखी होती हैं, उनकी पेन पिक्चर्स तैयार होती हैं, वो सबके सामने पेश की जाती हैं, क्योंकि सबको हक़ हासिल है कि वो पढ़े। और ख़ास तौर पे मुझे बताया गया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ तो एक एक फ़ाइल भी खुद पढ़ते थे, देखते थे, और उसमें सारी चीज़, तो ये बहुत लंबी चौड़ी थी। और ज़ाहिर इस तैयारी के लिए मुझे यकीन है कि पिछले बहुत सारे दिनों में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में और कोई काम तभी तो 1 महीना लगा है। जी हाँ, वरना तो पहले दिन कर लेते। साहब, इस पे भी कोई उसको नोटिस लिया जा सकता है जो हालात। मैं गया था, वो ये था कि मुझे प्रमोट नहीं किया गया था, तो मैं गया था अदालत के अंदर, मुझे नहीं किया था, और कम से कम 8-10 ऐसे लोग थे जो बड़े बड़ों के रिश्तेदार थे।
वो 80 लोगों को प्रमोट किया, तो मैं 8वें-9वें नंबर पे आता था, मुझे ड्रॉप कर दिया था इस वजह से कि तुम्हारे 2-1 महीने कम हैं उसके अंदर, पता नहीं क्या बड़ा टेक्निकल। उस पर गया 80 के 80 वापस किए थे सुप्रीम कोर्ट, इफ्तिखार चौधरी सबकी, उसमें असद जरदारी के बहनोई शामिल थे, उसमें हुसैन हक्कानी का भाई शामिल था, उसमें सुमारा मलिक का खामद शामिल था, सब 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 अच्छा 80 वापस हो गए थे, लेकिन आपको नहीं, वो प्रमोट बाद में प्रमोट में हो गया था, लेकिन वो था उनको वापस, मैं तो अपनी प्रमोशन मांगने नहीं गया यानी ये था, जो मैंने कहा इनको तो खत्म करो भाई, जैसे तुमने। अच्छा, इसमें अहम बात ये होती है औरिया साहब कि ये जो सारी तरक्कियां हुई हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनके लिए असामियाँ जो हैं फौरी तौर पे दस्तयाब हो। होता ये होता है जो सियानी हुकूमतें होती हैं, जो कि अपनी अब मर्ज़ी। पता है कि हमारी मौजूदा हुकूमत सियानी भी है और तजर्बाकार है, उन्होंने देखा होगा कि अगले इलेक्शन तक अंदाज़न 12 महीने 14 महीने हैं, अगर जल्दी इलेक्शन नहीं होते उसमें क्या क्या इम्कानात हैं, कितनी और असामियाँ निकल सकती हैं। उन तमाम असामियों के ख़िलाफ़ अंदाज़न उन्होंने 20-15 जो हैं खालिद फालतू साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी कि अगले साल 3 आदमी रिटायर हो रहे हैं, उनकी असामी फिल करते हैं, मैंने कहा आप ऐसा भी कर लो कि 6 आदमी बीमार हैं, वो 2 दिन बाद फौत हो जाएंगे, उनकी जगह भी फिट कर लो। मतलब ये तो कमाल की। अच्छा, लेकिन असल मसला ये है कि आप देखें क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी ओवर स्टाफ नहीं है। यानी आप खुद सोचें कि सेक्शन अफसर लिखता है, असल काम वही करता है जो नोट लिखता है, उसके ऊपर एक दस्तखत लगाता है डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद एक दस्तखत लगाता है जॉइंट सेक्रेटरी, उसके बाद एक लगाता है अपना एडिशनल सेक्रेटरी, और फिर सेक्रेटरी लिखता है स्पीक एक येलो पेपर के ऊपर, और सेक्शन अफसर कहता है यार बताओ कहना क्या चाहते हो। जी सर। तो बात की है कि ये मेरा ख्याल है इनकी तजर्बाकारी का नतीजा है कि इस वक्त हम जितने भी ज़्यादा लोगों को ओबलाइज कर सकें, मशकूर कर सकें, सेक्रेटरी बना के। देखिए ये तमाम हुकूमतें, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, तमाम हुकूमतें लोगों को पालती हैं। ये सरकारी अफसरों को पालती हैं, ये मीडिया को पालती हैं, और तो और मेरा ख्याल है अदलिया में भी ऐसे मुजाहरे होते हैं, वरना अगर ऐसे ना होता तो अदलिया के लोग सेनेटर ना बनते और मुल्क के सदर ना बनते, सिंध के गवर्नर ना बनते, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चूँकि उसमें अपने अफसरों को नवाजना मकसूद होता है, तो उसमें ज़ाहिर है ये जो लफ्ज़ नवाजना ये बहुत अच्छा है इस्तेमाल किया। जी, नवाजना मकसूद होता है, तो इसमें कुछ गैर भी आ जाते हैं, ज़ाहिर सीनियरिटी है, उनका रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है, अब उनका क्या किया जाए, उनको भी प्रमोट करना है, फिर अपने लोगों को भी प्रमोट करना है, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए ना, अब ये जो फसल काश्त हुई है सेक्रेटरियों की, ये मौजूदा हुकूमत के कितने अगले सालों तक काम आती है। आप में दूर अंदेशी नहीं है, आप बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ का सोचते हैं कि क्या ज़रूरत थी, तो वो बड़ी देर तक चलेगी। लेकिन खालिद साहब मुझे ये बताइए, आप चूँकि सिविल सर्विस अकेडमी के डीजी रहे हैं, आप स्टाफ कॉलेज जो हमारा प्राइम इंस्टीट्यूशन के रेक्टर रहे हैं, सारा कुछ है, एक आपके सारा, मुझे ये बताइए एक प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट की इतनी बड़ी ज़रूरत है जबकि बाकी सारे सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। मतलब एक आपने एडिशनल सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस का रखा हुआ है, एक एडिशनल सेक्रेटरी वर्क्स का रखा हुआ है, और बाकी में खत्म कर दोगे सारे काम वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में करना। यही वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का आ रहा है, 600 बंदा एम्प्लॉय किया हुआ है। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इतने लंबे चौड़े प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट हो या चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट होता हो, अलावा और ख़राबियों के सबसे बड़ी ख़राबी पता है क्या होती है कि जो चीफ़ एग्जेक्टिव है मुल्क का या सूबे का, वो अपनी असल जो अफसरान है उनसे कट के रह जाता है। वो बिल्कुल एक अंदरूनी दायरे में घिरा होता है, उसको सिर्फ पता है कि जो मेरा फॉरेन ऑफिस है उसका फलाना बंदा है, हालांकि उसका असल बंदा खालिद साहब जो वज़ीर आला का एक सेक्शन अफसर होता है ना, वो चीफ सेक्रेटरी को डरा रहा होता है कि मैं वहाँ बैठा हूँ। जो वज़ीर आज़म का एक डिप्टी सेक्रेटरी लगा होता है, वो सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को कहता है ये ऑर्डर कर दो, वो फाइल का ऊपर, यानी ये हमने इतना बड़ा सेक्रेटरी, ये जो महल बनाया हुआ है हमने वज़ीर आज़म हाउस पे बनाया हुआ है, इतना सा 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, आप ऊपर वो रहता है प्राइम मिनिस्टर, नीचे ये है, 60-65 लोग उनके वहाँ उसके टोटल मुलाजम है, 60 से 65, जिनमें गनमैन, गार्ड्स, एवरीथिंग शामिल है। हमारे यहाँ 800 बंदे की फौज मौजा प्रमोशन होती रहती है, फिर हम रोते हैं इस बात को। एक आपको अंदाजा है खालिद साहब के एक अफसर जो है ब्यूरोक्रेट जो कितने में पड़ता होगा, अंदाजा आप ज़ाहिर बात है, आप रेवेन्यू सर्विसेज के अंदर भी रहे हैं, आप खुद अंदाजा करें कि किस लेवल पे जाकर पड़ता। तनख्वाह अपनी जगह, लेकिन जो इन्होंने अपने लिए पर्क्स क्रिएट कर लिए हुए। जी, अगर निरी तनख्वाह की और
थोड़े बहुत फ़र्क की बात करें तो वो आप कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तनख्वाह को 12 से ज़रब दे दें और उसके बाद फ़र्क की कीमत आप वर्कआउट कर लें। लेकिन उसके साथ मज़ीद जो चीज़ें होती हैं, उनके अल्ले तल्ले, उनके सरकारी रहायशगाहें, उनकी खूबसूरत फर्नीचर का बंदोबस्त, उनके गैर मुल्की दौरे, उसके साथ उनके पूरे ख़ानदान के इलाज मुआवजे का बंदोबस्त, वो तो मैं फहरिस्त को गिनता खालिद जाऊं। साहब इसको छोड़ दें, एक हजियार में एक अफसर आता है, उसको एक बाथरूम पसंद नहीं आता, जो पसंद नहीं आता, 80-80 लाख रुपए की रेनोवेशनें कराते हैं, नया अफसर आता है। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 15 साल पहले की। अब वो अगर करवाएंगे तो पता नहीं कितने की होगी। ये उसको ये कमोड पसंद नहीं तो इसको ये पसंद नहीं है उसके साथ, और फिर बाकी सारी चीज़ें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब, आप हमारे साथ थे। सच्ची बात यह है कि ये रोना ऐसा है कि जो हमको गुज़श्ता 25 साल से 30 साल से रो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और ये सब की बात आपने सुनी, और जो ब्यूरोक्रेट्स को की प्रमोशन का सिलसिला जारी है, 47 बताए गए हैं कि प्रमोट उनको कर दिया गया है। और दूसरी जानिब आपके सामने मुल्क की मौशी सूरत हाल भी है, डॉलर ऊपर जाए जा रहे हैं, इस पर हमने बात करनी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। तमाम वो आइटम्स जो आम आवाम के इस्तेमाल में नहीं है, बल्कि वो लग्जरी आइटम्स हैं, उसकी इंपोर्ट पर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। बड़ी गाड़ियां, मोबाइल फोन्स, होम अप्लायंसेस, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, क्रॉकरी की तमाम आइटम, प्राइवेट वेपन्स, शूज, शैंडलियर्स और लाइटनिंग के इक्विपमेंट्स हैं, डेकोरेशन पीसेस, फूड आइटम्स में सॉसेस हैं, फ्रोजन मीट है, सैनिटरी कारपेट्स जो है मुकम्मल तौर पर, प्रिजर्व्ड और फ्रूट आइटम्स, टिश्यू पेपर्स भी मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सैलॉन आइटम्स, चॉकलेट्स, तमाम चीज़ों के ऊपर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। ये तमाम चीज़ें बैन करने के साथ साथ सालाना जो इसका इम्पैक्ट है, दीगर इक़दामात करने के बाद वो $6 बिलियन सालाना इम्पैक्ट होगा। तो इस इकदाम से ना सिर्फ डॉलर प्राइस में स्टेबिलिटी आएगी फॉरेन रिजर्व्स में, बल्कि इसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट और मुल्क का जो इन्हिसार है कर्जों के ऊपर, वो भी कम होगा। आज हुकूमत की जानिब से एक बड़ा कदम लिया गया है। बेहतरीन इकदाम इसे तस्वुर किया जा रहा है। दरामदात पर, लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी जानिब IMF के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। और ये सब कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? इसके लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट्स होंगे? फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन ये बिल्कुल इतना सा है। उसकी बेसिक वजह ये $6 बिलियन का इफेक्ट करती, बहुत गलत बता रही हैं। बेसिकली ऐसा इतना इफेक्ट नहीं होता ना, इतना $6 अरब की हमारी जो है वो इनपुट। हमारा खर्चा बिल होता है तेल का, ठीक है, हमारा बिल होता है कोल का। हमारा तेल का बिल जो है तकरीबन 80% हमारी बरामदात में आ जाता है। अगर हम 10 रुपये खर्च करते हैं ना, तो उसमें से 8 रुपये हम तेल के देते हैं। तो ये बाकी 2 रुपये हैं जो इसमें आप दवाइयाँ आप नहीं छोड़ सकते और बहुत सारी चीज़ें नहीं आप छोड़ सकते जो आपने वाकई मंगानी ही मंगानी है। ऑयल मंगाना है, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी आइटम्स हैं जो कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जनरेटर्स हैं और आपके जब एक्सकेवेशन मशीन है, ये मंगानी पड़ती है, वो छोड़ दें। ये बहुत साइड इफेक्ट, लेकिन चीज़ पर गौर नहीं करते हमारे। 2018 से लेके अब तक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 145 अरब रुपए दिए। आपको चीन ने कितने दिए? 3 अरब। आपको सऊदी अरब ने मिला के कितने दिए? 10 अरब। आपको यूएई या वर्ल्ड बैंक ने मिला के कितने दिए? 2.5 अरब। ये टोटल बनते हैं 20 अरब। आप उन पे बात नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि आपके वोटर नहीं है। आप उनको आज दें, 145 अरब दिए हैं उन्होंने। ये चू चू करके लोगों का दिमाग खराब करते हैं। हमने ये बंद कर दिया, हमने ये बंद कर दिया। भाई मसला क्या है? वहां उनको छेड़ रहे हो तुम लोग। $140 बिलियन दिए हैं उन्होंने 2018 से लेके अब तक। आपको रूस ने, आप हर जगह भीख मांगते फिरते हो, मांगते फिरते हो। उस तरफ इसलिए नहीं जाते कि सारी बात आपका मसला है कि वो आपको चोर चोर कहते हैं वहां पर। असल मसला ये नहीं है, हमारे माशी प्लानिंग नहीं है। आप मुझे ये बताइए कितने दिनों में ये बंद होगा, कितने उसके ऐसी की सूरत हाल बनेगी, और क्या आपको चाइना के ऑर्डर जो आते हैं आप स्विचेस बंद कर देंगे? आपकी कहाँ पर आप खराबी हुई है? आपने पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को तबाह करके आपने बाहर की चीज़ों को आपने मंगवाना शुरू किया, उससे आपका सारा का सारा आपका बिल बढ़ता है। आपने फर्नीचर, आप कहेंगे ये तो ज़रूरत है, ये तो लग्जरी आइटम नहीं है। वो कहाँ से आता है? चीन से। पहले होता था गुजरात में बनता था, पहले आता था चंडीगढ़ में। भी लगी है पाबंदी जी, लग्जरी में बनेगा। आप वो तो लिस्ट आएगी तो पता चलेगा लग्जरी किसको समझते हैं। वो कहेंगे बेड तो लग्जरी नहीं है, फिर कहेंगे जी फर्नीचर की जहाँ दुकान ही कोई नहीं है। अच्छा, आप कहेंगे कि आटे में नमक अच्छा, फिर आप सुने, अब आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जो थे
ठीक है, आपके वो सारे जितने भी आपके रोज रोज मकान, आपका बिजली की तारें जो हैं, ये वो जितने आपने इंडस्ट्री तबाह कर दी। और किसने तबाह की? पाकिस्तान को ट्रेडर्स हब किसने बनाया? शरीफ फैमिली ने। पाकिस्तान में उन्होंने ट्रेडर्स बैंक को बंद किया, आम आदमी को, ट्रेडर्स को कहा जाओ तुम खरीदो, क्या जरूरत है यहाँ फैक्ट्री लगाने की, तुम चीन मान जाओ। तुम जो, आपको पता है कि ये जो कंपनियां आई हैं टोयोटा, ये जो अपना सबसे पहले खुली थी, यहाँ पर सुजुकी कार बनी थी। सुजुकी कार के साथ ये वायदा हुआ था कि 5 साल के अंदर अंदर आपने पाकिस्तान के अंदर स्पेयर पार्ट्स बनाने हैं। हर साल उनको रिलैक्सेशन दी गई, वो जाके कोरिया से खरीदते हैं और वह जाके बल्क में ले आते। आप अभी जापान जाए ना, आपको जापान में कोई बड़ी फैक्ट्री नजर नहीं आएगी। हर घर में एक छोटा सा कमरा होता है, कोई स्टीयरिंग बना रहा है, कोई हैंडल बना रहा है, ठीक है, कोई बुश बना रहा है, कोई और चीज़ें बना रहा है। वो क्वालिटी मेंटेन करके वो जाके टोयोटा को बेच आते हैं, वो जाके जिस कंपनी के बनते हैं वो बेच आते हैं। पूरी कॉटेज इंडस्ट्री, हर घर के अंदर बंदा बैठा हुआ, बीवी बैठी, बच्चे बैठे, सारे ना बाहर निकलते हैं, करते हैं। आपने जहाँ कोई कॉटेज इंडस्ट्री को बिल्टे, ये इसने आके अपना शुरू किया था, क्या नाम है, रज़ाक दाऊद ने, कि बनाओ। शुरू में जब इमरान खान आया, आपको पता है पाकिस्तान में शोर कितना मच गया था, ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट खड़े हो गए थे, रेवेन्यू कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई उससे पाबंदी लगवाओ। आपको क्यों? इसलिए कि वहां के बनते हैं ठेकेदार। वो ठेकेदार क्या होते हैं? वो बैठा होता है ब्रांडस रोड पे, वो बैठा होता है हाल रोड पे, वो बैठा होता है जूड़िया बाजार में, वो मंगवाता है उधर से, बल्क में चीजें मंगवाता है, आगे फैक्ट्री को भेज देता है। और वो बाद में क्या करता है, मियाँ साहब का जलसा है, और जनाब 4 सुजुकियाँ ले लो, 5 कीमे वाले नान ले लो, बाकी ये दीज पीपल आर देयर स्पॉटर्स। ये इनको हाथ कौन डालेगा? पूरे हाल रोड। आप मुझे बताइए, आपने ये बंद कर दिया इसको, ये इन सारी चीज़ों को ओके बंद कर दिया, ठीक है। कुछ दिनों के बाद चीखमदार मचेगी कि इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे, ठीक है। फिर वो क्या हो जाएंगे? एसेंशियल आइटम बन जाएंगे। आपके पास 8 करोड़ मोबाइल हैं, 8 करोड़ मोबाइल पे भी लग गया बैन, लग गया ना, नए आने बंद हो गए ना। 8 करोड़ मोबाइल, 5 करोड़ आपके वोटर, ठीक है। 8 करोड़ कुछ मोबाइल हैं, इन 8 करोड़ों को रिपेयर कौन करेगा? ये बंद हो जाएंगे। एसेंशियल बने ना, जरूरी आइटम बन गई ना, कि नहीं बनी, ठीक। उसके बाद होगा क्या? पर्सनल पैकेजेस शुरू हो जाएंगे। फिर करते क्यों हैं ये लोग? पाबंदी क्यों लगाते हैं? आप किसी भी CBR में चले जाएं, FBR में चले जाएं, उसके बाद SRO शुरू होंगे, स्पेशल रिलैक्सेशन ऑर्डर्स। आप पूरी की पूरी आप तारीख उठा लें, ये जो इसकी है अपना स्टील इंडस्ट्री की, आपको 50 SROs मिलेंगे। आज इसने SRO दिया, आज बिलेट्स मंगाने के लिए हो गया, फलाने के लिए हो गया। पाकिस्तान की गिरानी शिप ब्रेकिंग थी, दुनिया की बिगेस्ट थी, किसने तबाह की? आपकी स्टील इंडस्ट्री ने तबाह की, क्योंकि वो अगर वहां शुरू हो जाती तो आपका कारोबार नहीं चलता था। पाकिस्तान को जो कि इंडस्ट्रियल, मैं कभी कभी वो किताब मैंने अपनी ड्राइंग रूम में रखी हुई है, 1973 की वो किताब है, ELBS की छपी हुई है, कोर्स की बुक है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की। उसमें पाकिस्तान, वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जिसके 2 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर कोर्स के अंदर पाकिस्तान एंड आइडियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड पाकिस्तान एंड आइडियल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। उसको तबाह किसने किया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जुल्फकार अली भुट्टो ने तबाह किया, आके उसने नेशनलाइज किया और सारे के सारे लोग भाग गए। 22 घराने हैं, मैं उनको ये कर दूंगा, मैं उनको ये कर दूंगा, उनको ये कर दूंगा। एजुकेशन का सिस्टम उसने तबाह किया। सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान में एजुकेशन को तबाह करने में जितना जुल्फकार अली भुट्टो का हाथ है, किसी का हाथ। हमारे एक शहर के अंदर शेख शफकतुल्लाह साहब होते थे, उन्होंने 1 कॉलेज 5 स्कूल खोले हुए थे, टांगे में आते जाते थे। जिस घर में पैदा हुए तो उसी घर में फौत हुए। सरकारी स्कूल में जो फीस थी वो ₹1.25 थी, उनके स्कूल में फीस ₹1 होती थी। ऐसे लोगों को तबाह करके कमर्शलाइज बनाया। आज जनाब इतनी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, आज आप गरीब आदमी के हाथ से आपने तालीम छीन कर रख दी है। असल मसला यह है कि आपका सिस्टम ही कुछ नहीं है, टैक्सेशन का, बाकी चीज़ों का कोई बनाया ही नहीं गया। और आप आज खड़े होकर हम लोगों कहते हैं हमने लग्जरी आइटम में पाबंदी लगा दी, ये कर दी, वो कर दी, ये हो गया। ये लग्जरी आइटम पर पाबंदी हम तो उस वक्त मानेंगे जब लग्जरी आइटम बंद, पाबंदी लगा दी। आप MM आलम पे जाके बंद कर दो, आज सील कर दो दुकानें, कि सेल नहीं होंगे आज के बाद। मैं देखता हूं कौन करे। लग्जरी में आता है सब, सारा लग्जरी है, सही। सील करो ना दुकानें सब के, नहीं करेंगे। ये सिर्फ मरियम औरंगजेब का तभी सही कारण है। हमने लाइटनिंग पे भी पाबंदी जो इस्तेमाल होता है, लाइटनिंग कहते हैं आसमानी बिजली को, तो मरियम औरंगजेब मुझे सही निकला। लाइटनिंग जो है ना उसके ऊपर, तो लाइटनिंग पे पाबंदी नहीं लगती। लाइटिंग और ये और वो,
मतलब आप खुद सोचें, मुझे यानी ये इकदाम आटे में नमक के बराबर है। ये 1 बिलियन से भी ऊपर नहीं जाता। सही। 6 बिलियन उन्होंने कैसे काउंट कर लिया? मजीद मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। फैसले लेना चाहिए। आप मुझे बताइए ना, आप यहाँ पर एक और साहब थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं जी पूरा दिन अगर एक दिन बिजली बंद कर दी जाए तो आपको इतने अरब बच जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। यहूदी बंद करते हैं ना, जो हमें सब कल दिन सुबह बिजली बंद करते हैं, अगले दिन खोलते हैं। लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है नहीं तो आप पूरा दिन बंद करके दिखाएं ना, आप भी बंद करें ना। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपने जो, अच्छा आप मुझे ये बताइए फिर इस सारे के सारे, चलो बहरहाल इस पर तफसील से किसी बात करेंगे। असल मसला है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पे इक़दामात की जरूरत है, वरना हम जो है वो सही है, इन्होंने ICU पे ले गए हैं इसको, वेंटिलेटर पे। अच्छा वेंटिलेटर पे चलेंगे। चलो चले जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।